स्वागत है आप सभी का। और आज मैं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर फिर छः नंबर का मॉक टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। आपकी डेली क्लास हो रही है जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हिंदी के लिए किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वो पटवारी हो, वर्ग 1, 2, 3 हो, जेल प्रहरी हो, एसआई हो, एसएससी जीडी हो, जिसमें भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती हैं वो आपकी डेली क्लास हो रही हैं। तो जिनको हमारे फ्री क्लास में और इनकी पीडीएफ के लिए ऐड होना है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986, जिससे मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिससे आपको डेली हिंदी की फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो रस की निष्पत्ति किससे होती है? तो रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं ये सभी को पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस की निष्पत्ति होती है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, मतलब उपयुक्त सभी रस की निष्पत्ति होती है इन सभी से। ठीक है, संचारी भावों की, स्थायी भावों की संख्या अगर पूछे तो कितनी होती है? 9 होती है। संचारी भावों की संख्या होती है 33। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग। जो शब्द किसी भी शब्द के, ये लीजिए उपसर्ग का प्रयोग, ये सब एग्जाम में पूछे। जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? बाद मतलब पहले जुड़ता है, मध्य तो कट गया, पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग और अंत में जुड़ता है प्रत्यय। तो आपका क्या पूछा? उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन आपका सी वाला चला जाएगा। ठीक है, उपसर्ग पूछा है तो आपका सी वाला चला जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछ ले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। चलिए अगला, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उष्ट, ऊंच या ऊंचा। तो तत्सम शब्द हो जाएगा उष्ट। अगला, निर्वासित में प्रत्यय। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में ढूंढना है आपको। निर्वासित, सित, इत प्रत्यय, सित, निर्वासित, इक नहीं, ये तो कट गया आपका, ये कट गया आपका। सित या इत, निर्वासित, सित, निर्वासित, इत प्रत्यय आएगा आपका। कौन सा आएगा? इत प्रत्यय आएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, सित नहीं आएगा, निर्वासित इत प्रत्यय आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आपको बता रखा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आप सभी को पता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो जो न तो पूरी तरह से स्वर में आते हैं और न पूरी तरह से व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि अयोगवाह की संख्या जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अयोगवाह की संख्या जो होती हैं वो 2 होती हैं। कौन कौन से? अम और अह, ये होते हैं आपके अयोगवाह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं? ये न तो पूरी तरह स्वर में आएंगे न पूरी तरह व्यंजन में आएंगे, इसलिए इन्हें हम कहेंगे अयोगवाह। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है तो आपको बताना है स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कुल कितने हैं तो कुल आपको बताना है 13 होते हैं। अ से लगाकर औ तक ये होते हैं आपके 11 स्वर और 2 अयोगवाह अम और अह। चलिए बढ़ जाते हैं अगला, पद, लक्ष्मी, श्री ये किसके पर्यायवाची? रमा के, देव्य के, हरि के या काल के? तो पहले तो हम देख लेते हैं हरि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। हरि के पर्यायवाची होते हैं शार्दुल, शार्दुल होता है आपका हरि का पर्यायवाची, है ना। सारंग, वनराज और सिंह, सारंग, वनराज और सिंह, ये शार्दुल पूछा हुआ था, तो शार्दुल हरि का पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और है हरि का। हरि का बता दिया मैंने, शार्दुल, सारंग, सिंह, वनराज। देव्य का बता देते हैं। देव्य का होता है दुर्गा माता, देव्य का होता है दुर्गा और माता,
ये हो गया। तो रमा के ही होते हैं पद, लक्ष्मी, श्री, ये रमा के होते हैं। तो आपसे पूछा है पद, लक्ष्मी, श्री, ये रमा के पर्यायवाची हैं। देव्य के पर्यायवाची बता दिए मैंने, दुर्गा और माता और अवंतिका। और हरि का पर्यायवाची हैं शार्दुल, सारंग, सिंह, वनराज। चलिए इन 3 के भी बता दी। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का आपको चयन करना। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता है, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि शुद्ध वाक्य, तो आप ही पता करो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बताइए, आप ही बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक ऑप्शन तो ये कट गया कि बह, ये वाला बह तो कट गया। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, ये भी कट गया। यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी नहीं जानता। तो यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, ये हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यह कार्य वह कार्य, यह नहीं होता, वह बिल्कुल, अच्छा शुद्ध वाक्य, यह कार्य वह नहीं होता, यह कार्य नहीं होता है, यह कार्य नहीं होता है, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। यह आ जाएगा ऑप्शन आपका ए वाला। चलिए, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता। निम्नलिखित वाक्यों में से नीचे दिए गए विकल्पों के वाक्य को प्रकार से। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कौन सा वाक्य है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये आपका मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य तो आपको पता है क्या होता है, और सरल वाक्य पता है। संयुक्त वाक्य, महेश खेलता है और रमेश क्या करता है? रमेश दौड़ता है, ये संयुक्त हो गया। महेश खेलता है और रमेश दौड़ता है, ये तो आपका संयुक्त हो गया। ठीक है। मिश्र में, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आएगा, ये मिश्र हो गया। सरल वाक्य तो सरल रहता है। सरल वाक्य में क्या है? राधा दौड़ती है। क्या सरल वाक्य है? राधा दौड़ती है, ये सरल वाक्य आपका। तो सरल वाक्य में छोटा सा राधा दौड़ती है। संयुक्त वाक्य महेश खेलता है और रमेश दौड़ता है। और मिश्र वाक्य में मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ठीक है। तो ये सब आपके 3 हो गए, मिश्र, संयुक्त और सरल। चलिए, ऊष्मा का विलोम, ऊष्मा का बताइए। ऊष्मा का आपको विलोम बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि गर्मी किसका विलोम होता है? सर्दी का विलोम आपका गर्मी हो जाएगा। तो ऊष्मा का क्या होगा? वर्षा नहीं होता है, शीत या ताप, वर्षा तो होता नहीं। ऊष्मा का आ जाएगा आपका शीत, ऊष्मा का शीत। चलिए अगला, निम्न प्रश्नों के युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। इति और इति, खत्म फसल, समाप्ति फसल की बाधा, रचना फसल या रचना समाप्ति। इति और इति, इति होता है समाप्ति, इति का, इस इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इस इति का अर्थ होता है फसल की बाधा। चलिए अगला, 11 नंबर, जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल नहीं सकते हैं, उसे आप क्या कहते हो? तो ये तो आप सभी को पता है। संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सभी को बताएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी बताएं। संज्ञा आपकी होती हैं 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 प्रकार की होती है। उसके बाद जातिवाचक में 2 होते हैं, समूह और द्रव्यवान। ठीक है। अब यहां आपसे पूछा है कि जिन संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा एक मिनट, इसने क्या पूछा है? जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तोल नहीं सकते, गिन सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। ये द्रव्य के बारे में हम बात होगी। अब आपसे पूछा है जातिवाचक, तो जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, विशेष नाम का, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जातिवाचक पूछे तो जिसमें पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा।
जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भाव का बोध होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां दो सवर्ण मिलते हैं वहां कौन सी संधि है? सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, डी, आई, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। यहाँ दो सवर्ण अ प्लस अ, कहाँ अ प्लस अ, तो बड़ा आ, दो वर्ण मिले, स्वर मिल रहे तो वहां दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन आपका डी वाला, सी वाला आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इसके अलावा आपको हिंदी के घर बैठे नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको सभी कुछ रहेगा। प्रैक्टिस सेट रहेंगे 30, शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर वाइज थ्योरी रहेगी, पूरी आपके घर बैठे आपकी बुक आ जाएगी। इसका डेमो देखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये आपकी घर पहुंच सुविधा, आपकी बुक उपलब्ध है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसआई, पटवारी, वर्ग 1, 2, 3, एसएससी, जीडी, है ना, जेल प्रहरी, वन विभाग, जहां पर भी आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अगर नोट्स मंगाना चाहते हो तो भी हमसे संपर्क कर सकते हो, या आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो हिंदी का पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स है जो अभी मिल रहा है 299 में। 299 में आपको पूरा हिंदी का वीडियो कोर्स मिल रहा है। तो आप अगर वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आप डेमो देखने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हिंदी का वीडियो कोर्स प्लस नोट्स, ठीक है। या हमारे डेली जो क्लास हो रही है उसमें ऐड होने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से समास का भेद नहीं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवयवी भाव समाज, अभी लिख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा इसमें कौन सा नहीं, अवयवी भाव समाज। दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा होता है आपका द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज, ये पुनरुक्ति नहीं है। अवयवी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, और होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय। तो ये 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें पुनरुक्ति समास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? रस तो आप सभी को बता दिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बता देते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का भेद होते हैं 2, कौन कौन से? एक तो वियोग श्रृंगार, वियोग, कौन कौन सा होता है? एक तो वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। ये 2 होते हैं, संयोग और वियोग, 2 होते हैं आपके श्रृंगार रस के भेद। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आभास और अभ्यास। आभास और अभ्यास, तो दृश्य परिश्रम, भ्रम आदत, अनुभूति कसरत या छाया प्रतिछाया। तो क्या होता है? भ्रम आदत। आभास का होता है भ्रम और इस अभ्यास का होता है आदत। चलिए अगला, दुस्साहस उपसर्ग है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ है, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है, ये दुस नहीं है। एक और समस्या आगे, दुस्साहस में उपसर्ग है दु, दुस, दूर, या इनमें से कोई नहीं। तो दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा है? दूस हो जाएगा, दूस, ये वाला नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी एक, उक्त में से कोई भी एक। अच्छा, अब यहां है ना, उक्त में से कोई भी एक, ये नहीं है, दुस, दूर नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अब है ना, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहां कह दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर कोई नहीं होता तो हम ये लगा देते, सॉरी, एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या समस्या है। दुस्साहस उपसर्ग का अर्थ होता है दुस, ये सही हो रहा है अपना बी वाला। अब अपन को आंसर कौन सा लगाना है? अपन को आंसर लगाना है डी वाला, उक्त में से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। अगर यहां होता इनमें से कोई नहीं तो हम ये लगा देते, लेकिन इसमें पूछा इनमें से एक, तो सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा, इनमें से एक। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्सम तत्वों में कौन सा विकल्प गलत है? तो पूर्व पूर्वी ये गलत है, महिष, भैंस, भ्रमर, भोरा और मास, महीना, ये सही है, ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला, कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? कृत, चौड़ाई, मधानी, जटिल, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कृत प्रत्यय से बना है, पढ़ाई। ट वर्ग की ध्वनि
ट वर्ग की तालव्य, नासिक, मूर्धन्य, दंत। पहले तो स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कितनी होती हैं? 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लगाकर आपके म तक बिल्कुल स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, क से लगाकर आपके म तक पूरे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क मैं बता देता हूं, इसने पूछा है ट, तो क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग होता है यहीं लगा देते ना अपन, यहीं लगा देते भाई। ये तालव्य में कौन सा आ जाएगा? तालव्य में आ जाएगा आपका च वर्ण। ठीक है, नासिक में कौन सा आ जाएगा? नासिक व्यंजन की संख्या अलग होती है, नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। ठीक है, मूर्धन्य में कौन सा आ जाएगा? मूर्धन्य में आ जाएगा आपका ट वर्ग। दंत में कौन सा आ जाएगा? त वर्ग। ठीक है, अब बचा है कंठ में कौन सा आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा क वर्ग। ठीक है, एक और कौन सा बचा है? कंठ में क। तालव्य बचा ना, तालव्य में आ जाएगा आपका च वर्ग। तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य होगा, दंत हो गया, दंत हो गया, प वर्ग आ जाएगा ओष्ठ में। ठीक है, अब नासिक व्यंजन पूछा है, तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है आपकी कितनी? नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। आपसे पूछा है 5, कौन कौन से? पहले तो आपको ट वर्ग बता देते हैं। तो तालव्य में आपको, नासिक में आपको मूर्धन्य आएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग, ट ठ ड ठ ण। तो ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ये तो आपका एक क्वेश्चन जो पूछा है, इसका आंसर बता दिया। अब मैं आपको पूछता हूँ नासिक व्यंजन। तो नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। कौन सा? एक तो ण, कौन सा होता है? एक तो ऋण, एक ये वाला ण, एक ये वाला ण, एक ये वाला न, और एक ये वाला म। ये 5 होते हैं नासिक व्यंजन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत नहीं है? उदार का अनुदार, न्यून का अल्प, अक्षम का सक्षम, निर्जल का सजल। न्यून का अल्प ये